Hello guys, welcome back to our channel Neat Sanjeevani and this is Pratik Chavda here। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब तक हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में लोकोमोशन तक सभी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और उसमें हमने अपनी बेसिक जो फिजियोलॉजी है हमारी पूरी बॉडी की उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब लेकिन जो मेन जान है हर चैप्टर की, जो आप हर चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक सिस्टम और ये लोकोमोटरी सिस्टम, हर चीज में रेगुलेशन चल रहा है। तो ये रेगुलेशन कर कौन रहा है? ब्रेन, जो कि मास्टरमाइंड है सब चीज का। आज हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में और कुछ सेंस ऑर्गन्स जैसे कि हमारा आई और ईयर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन देखा गया है हर साल लगभग। तो अगर मैं क्वेश्चंस के ट्रेंड की बात करूं तो बेसिकली एक क्वेश्चन तो आई या ईयर के टॉपिक में से हर साल देखने को मिल रहा है और एक क्वेश्चन ब्रेन वाले टॉपिक से मिल रहा है। न्यूरॉन वाले टॉपिक से कोई ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, लेकिन ब्रेन वाला और ये वाला टॉपिक कंसिस्टेंट चल रहा है और इसमें से क्वेश्चन लगभग मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं आज इस चैप्टर में क्या बच्चों को कुछ दिक्कत जो रहती है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो ईयर वाला पोर्शन है खासकर उसमें बच्चों को स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं पता, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम्स क्लियरली शो नहीं किए गए हैं ईयर के। उसके लिए मैं आपको एक एनिमेशन का लिंक दूंगा, मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली वो एनिमेशन, तो उसका लिंक भी दूंगा और आपको समझाऊंगा भी कि उसमें सब कुछ कैसे चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, कि न्यूरल सिस्टम कैसे सब कुछ कंट्रोल कर रहा है और कैसे बॉडी के सारे ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली होता क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर। सो सिंपल सी बात है, इसके लिए आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है ताकि मस्कुलर एक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके और इसके लिए सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी इंक्रीज करनी पड़ती है। तो जो इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है ये कर देती है इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल्स। तो इस तरह से जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ये सब इकट्ठी इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह जब स्टॉप करते हैं हम फिजिकल एक्सरसाइज करना तो जो इन सब की एक्टिविटीज़ होती है, नर्व्स की, लंग्स की, हार्ट, किडनी, इन सब की जो एक्टिविटी है वो ग्रेजुअली रिटर्न कर जाएगी टू देयर नॉर्मल कंडीशन। तो इस तरह से हमने देखा कि मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी और ये सब ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं जब हम फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है? कोऑर्डिनेशन करता है टू और मोर ऑर्गन्स को इंटरैक्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो हमारी बॉडी में जो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करने वाला सिस्टम है, उसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। तो ये दोनों जॉइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं और इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं सारी एक्टिविटीज़ हमारे ऑर्गन्स की, ताकि सारे जो फंक्शंस है वो सिंक्रोनाइज्ड फैशन में एक दूसरे के पीछे एक लगातार होते रहें। तो जो न्यूरल सिस्टम है हमारा, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। जो न्यूरल सिस्टम है ये करता है, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन दे रहा है हमको जिससे कि कोऑर्डिनेशन क्विक हो। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये केमिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है, तो ये थोड़ा उससे स्लो वर्क करता है न्यूरल सिस्टम के कंपैरिजन में। तो अब देखते हैं ये न्यूरल सिस्टम बना हुआ कैसे है, इसका स्ट्रक्चर, टाइप या किस तरह से इसकी फॉर्मेशन है पूरी बॉडीज़ में और हर तरह के ऑर्गेनिज्म में। तो जो न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल द एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिनको बोला जाता है न्यूरॉन्स, विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? डिटेक्ट भी करेंगे, रिसीव भी करेंगे और आगे ट्रांसमिट भी कर देंगे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस जो भी हमको एनवायरनमेंट से मिल रहा है। तो जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है ये अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में हम देखें तो जो इन्वर्टिब्रेट्स में होती है इट इज़ वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, जैसे कि हाइड्रा है। इन इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, थोड़े बहुत न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है, उसी से बस इनका न्यूरल सिस्टम वहीं तक सीमित है। उसके बाद बात करें तो थोड़े बेटर ऑर्गेनाइज की, जैसे कि इंसेक्ट्स जो हैं वहाँ पर एक ब्रेन भी प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज़। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे हम फाइलम में आगे बढ़ते जाएंगे तो हर चीज़ का डेवलपमेंट बढ़ता गया, इसी तरह से न्यूरल सिस्टम का डेवलपमेंट भी बढ़ता गया। जहाँ पहले सिर्फ न्यूरॉन के नेटवर्क्स प्रेजेंट थे, अब वहाँ साथ में ब्रेन भी प्रेजेंट होने लग गया। और उसके बाद जब वर्टिब्रेट्स की हम बात करें तो वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम, जिसके बारे में अब आगे बात करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बेसिकली, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये इंक्लूड करेगा ब्रेन और स्पाइनल कोड को, जो कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइट है और जो सब कुछ कंट्रोल करने वाला है। और जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम की हम बात करें
ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द CNS। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितनी भी नर्व्स कनेक्ट होकर पूरी बॉडी में कनेक्टेड हो रही हैं हर जगह से, तो वो सारा कंप्राइज करेगा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। तो जो नर्व फाइबर्स PNS के होते हैं वो दो टाइप के होते हैं पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के, एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये सब आपको पढ़ने जैसा ही है, खाली इसमें एक सारी टर्म्स के बारे में दिया गया है। तो जो एफरेंट नर्व फाइबर्स हैं ये ट्रांसमिट करेंगे इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो इफरेंट फाइबर्स होंगे ये क्या करेंगे, ये करेंगे ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS टू द कंसर्न पेरिफेरल टिश्यूज और ऑर्गन्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया कि जो CNS को बॉडी से कनेक्ट करेगा, तो जो बॉडी से CNS पे लेकर आएगा वो एफरेंट नर्व फाइबर्स, और जो CNS से बॉडी के पास लेकर जाएगा वो इफरेंट नर्व फाइबर्स। उसके बाद हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो डिविजन्स में और डिवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनोमिक आप नाम से ही समझ रहे हैं जो अपने आप हो, और सोमैटिक जो हमको करना पड़े। तो जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है इट रिलेज इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू skeletal muscles, while the autonomic neural system transmit impulse from CNS to इनवॉलेंटरी ऑर्गन जो कि हमारे हाथ में नहीं है, एंड द स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी, जो कि आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि आपके हाथ में सिर्फ स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करना है, स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करना नहीं। जो इनकी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं डाइजेशन रेस्पिरेशन वो ऑटोनोमसली हो रही हैं, इसलिए इसको बोला गया ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। तो जो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम है इसको हम आगे फर्दर भी क्लासीफाई कर सकते हैं सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम बेसिकली क्या काम करता है, ये हमारी हार्ट बीट इंक्रीज कर देगा। ये जनरली जब हम टेंशन में हो किसी, तो उस टाइम हमारा सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि जब कोई दुख में परेशानी में होता है आप उसको सिंपैथी देते हैं ना, तो इसलिए उसको सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम काम कर रहा है, इसलिए हम उसको सिंपैथी देते हैं। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है सब कुछ को टू द नॉर्मल लेवल जब आपकी कंडीशंस नॉर्मल हो जाती हैं। तो विसरल नर्वस सिस्टम इट इज़ द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये भी उसी का ही पार्ट है। दैट कंप्राइजेज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सस बाय विच impulses travel from the central nervous system to the viscera and from the visceral nervous system टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो विसरल नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली उसका पार्ट है जो कि कंप्राइज करेगा नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, जो सब भी ये बॉडी में इंपल्सेस जो लेकर जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरल न्यूरल सिस्टम की तरफ या विसरल से सेंट्रल की तरफ, तो ये उस सबको कंप्राइज करेगा। अब बात करते हैं जो न्यूरॉन जो कि फंक्शनल यूनिट है पूरे न्यूरल सिस्टम की। तो जो न्यूरॉन है इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सन। अब देखते हैं तीनों चीज़ें हैं क्या चीज़। सेल बॉडी जो होती है ये कंटेन करेगी साइटोप्लाज्म, जिसमें कि प्रेजेंट होंगी टिपिकल सेल ऑर्गेनेलीज एंड सर्टेन ग्रैन्युलर बॉडीज, जिनको हम बोलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स, जो कि बने होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और राइबोसोम से। उसके बाद बात करें डेंड्राइट्स की, तो जो शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी and contain Nissel's granules, they are called dendrites. Dendrites होते हैं जो सेल बॉडी से अराइज होंगे, और जो Nissel's granules ये भी कंटेन करेंगे। तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली। तो ये डेंड्राइट्स होते हैं जो कि इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं बेसिकली। अभी आपको आगे पूरा इसका पता चलेगा कि कैसे काम कर रहे हैं। फिलहाल आपको इसकी बेसिक फिजियोलॉजी पढ़नी है। उसकी ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड्स दी सेल बॉडी, ये सेल बॉडी की तरफ लेकर जाएंगे इम्पल्स, क्योंकि सेल बॉडी से आगे एक्सॉन में जाता है फिर जो इम्पल्स होता है। तो जो एक्सोन होता है, एक्सोन क्या होता है, इट इज अ लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड। डिस्टल एंड मतलब आखिरी सिरा, जो इसका बाद वाला सिरा है डिस्टल एंड उसको बोलते हैं। प्रॉक्सिमल एंड होता है शुरुआत वाला। तो जो डिस्टल एंड है इसका वो ब्रांच होगा, जो कि फिर आगे इसकी ब्रांच होगी, ये टर्मिनेट करेंगी एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम बोलेंगे साइनेप्टिक नॉब। ये आप डायग्राम में यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए ये आगे एक्सॉन जा रहा है और ये आगे साइनेप्टिक नॉब की फॉर्म में चला गया। उसके बाद आपने देखा विच पोजेस साइनेप्टिक वेसिकल्स, जिसमें कि साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट थी जो कंटेन करेंगे केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि हेल्प करेंगे ट्रांसमिट करने में इम्पल्सेस को। तो जो एक्सोन्स हैं दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ साइनेप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये साइनेप्स की तरफ भेजेंगे या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहाँ पर होगा, जो आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था मोटर एंड प्लेट किस तरह से बनती है। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स, अब इनके बेस पर न्यूरॉन्स को 3 तरह का बताया गया है। एक होते हैं न्यूरॉन्स मल्टीपोलर, जिसमें कि एक एक्सॉन प्रेजेंट हो और 2 डेंड्राइट्स या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स, उनको हम बोलेंगे मल्टीपोलर। ये बेसिकली हमें मिलते हैं हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स एरिया में, जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। फिर बाइपोलर न्यूरॉन की हम बात करें तो दे पोजेस 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट, और ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा,
इन द रेटिना ऑफ आई, और यूनिपोलर जिसमें कि सिर्फ एक एक्सॉन ही प्रेजेंट होता है, दे आर फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ये थे 3 टाइप के न्यूरॉन। अब उसके बाद 2 टाइप के एक्सॉन है, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं दे आर एनवेलप्ड विद श्वान सेल्स। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं फिगर में, श्वान सेल्स से कवर है ये एक्सॉन जो है। तो जो श्वान सेल्स होते हैं ये एक माइलिन शीथ फॉर्म कर लेते हैं अराउंड द एक्सॉन। ये आप माइलिन शीथ भी यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे। माइलिन शीथ फॉर्म करे तो जो पोजेस करेंगे माइलिन शीथ्स को उनको बोलेंगे माइलिनेटेड, और जो पोजेस नहीं करेंगे उनको बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड। हालांकि श्वान सेल्स उनमें भी प्रेजेंट होंगे लेकिन वो माइलिन शीथ प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अभी इसके बारे में भी बात करते हैं। बाकी जो गैप होता है बिटवीन द 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ्स, ये आप देख रहे हैं एक श्वान सेल ने माइलिन शीथ बनाई, फिर द नेक्स्ट श्वान सेल ने भी माइलिन शीथ बनाई। तो जो दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवायर। तो ये नोड्स ऑफ रेनवायर हो गए। उसके बाद माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होते हैं ये हमें बेसिकली मिलते हैं स्पाइनल में और क्रेनियल नर्व्स में, ये यहाँ पर मिलेंगे हमें। और बाकी अनमाइलिनेटेड जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमको सारे में वहाँ देखने को मिल जाएंगे। दे आर ऑल्सो इनक्लोज्ड बाय श्वान सेल। देखिए यहाँ पर मेंशन भी करा गया है दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ। ये उन श्वान सेल से एनक्लोज्ड होते हैं दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। इसलिए हम इसको ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में इजीली फाउंड कर लेते हैं क्योंकि इनका वहाँ इतना रोल नहीं होता है। अब उसके बाद हम बात करें मेन स्ट्रक्चर की, तो ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये सेल बॉडी प्रेजेंट है जो कि निसल्स ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस एंड देन साइटोप्लाज्म। और न्यूरॉन के बारे में आप जानते होंगे लॉन्गेस्ट सेल होता है। तो लार्जेस्ट सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है, ये लॉन्गेस्ट सेल होता है। और ये श्वान सेल आप देख पा रहे हैं, एक्सॉन, माइलिन शीथ प्रेजेंट है, नोड ऑफ रेनवायर, एक्सॉन टर्मिनल, और आगे फिर साइनेप्टिक नॉब प्रेजेंट होती है जो कि फिर आगे न्यूरोट्रांसमीटर को नेक्स्ट न्यूरॉन में या फिर किसी अगर ऑर्गन में भेजना हो तो वहाँ से ट्रांसमिट कर देती है न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू इम्पल्स को। तो अब देखते हैं जनरेट इम्पल्स कैसे होती है और इनका कंडक्शन किस तरह से होता है, जो कि मेन पार्ट है। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर एक्साइटेबल सेल्स, क्योंकि इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती है वो पोलराइज स्टेट में होती है, इनमें आयंस का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन एंड दीज आयन चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयंस। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। तो व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एन इम्पल्स, जब वो अपनी रेस्टिंग स्टेट में है तो जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होगी वो कंपैरेटिवली मोर परमिएबल होगी टू पोटेशियम आयंस एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस। पोटेशियम आयंस के लिए ज़्यादा परमिएबल होगी और सोडियम के लिए कम होगी। और ये बात आपको ध्यान भी रखनी है कि जो एक्सोन में हमको ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं वो पोटेशियम आयंस ही मिलते हैं। एंड सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए भी मेम्ब्रेन जो होती है वो इम्परमिएबल होती है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन कैसी है, यह है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। And consequently the exoplasm inside the axon contain high concentration of K positive and negatively charged proteins। इसकी वजह से क्या होता है, अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। जो एक्सोप्लाज्म के अंदर वाली साइड है वहाँ पर हाई कंसंट्रेशन हो जाती है ऑफ K पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, और लो कंसंट्रेशन हो जाती है सोडियम पॉजिटिव आयंस की। सो इन कंट्रास्ट जो फ्लूइड आउटसाइड होगा द एक्सॉन तो वो कंटेन करेगा लो कंसंट्रेशन ऑफ K पॉजिटिव एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो उसी को कहा जाएगा ना कि एक तरफ कम है और एक तरफ ज़्यादा है। तो इस तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो मेंटेन होता है जो आयनिक ग्रेडियंट्स हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अराउंड, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन से मेंटेन रहते हैं बाय द सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है 3 Na पॉजिटिव आउटवर्ड्स फॉर 2 K पॉजिटिव इनटू द सेल। Na पॉजिटिव ज़्यादा बाहर भेजे जा रहे हैं अंदर से और 2 K पॉजिटिव कंपैरेटिवली कम भेजे जा रहे हैं सेल के अंदर। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए बनाया जा रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अपने आप नहीं बन रहा है। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पोजेस पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बाहर क्या है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और इसकी इनर सरफेस क्या पोजेस करेगी, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से पोलराइज्ड होने की वजह से हम बोलते हैं कि जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज्ड होती है, और इस तरह से वो फिर आगे इम्पल्स कंडक्शन में देखिएगा कैसे हेल्प करेगी। तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलेंगे। अब उसके बाद एक स्टिमुलस हमने अप्लाई करा एट द साइट ए, या फिगर में आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर साइट ए, ये साइट बी। तो यहाँ पर हमने ए साइट पर क्या करा, कोई भी इम्पल्स हमने फिलहाल लगाया। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं और उसके बाद आपको क्लियर करवाता हूँ फिगर से। When a stimulus is applied at site A on the polarized membrane, तो जो क्या करेगा, जब membrane at the site A becomes freely permeable to Na positive, वो तुरंत क्या हो जाएगी, Na positive freely permeable हो जाएगा, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट चल रहा था वो बंद हो जाएगा। एंड दिस लीड्स टू अ रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ Na positive फॉलोड बाय रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी, क्योंकि जब Na positive अंदर चले जाएंगे तो पोलैरिटी का अपने आप ही
रिवर्सल हो जाएगा। जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव होगा वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि बाहर से पॉजिटिव अंदर आया है तो वो तो नेगेटिव हो ही गया। अब अंदर पॉजिटिव चला गया तो वो नेगेटिव से वो भी पॉजिटिव हो गया। दैट इज द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड द इनर साइड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरह से जो पोलैरिटी है ए साइड पर वो रिवर्स हो जाएगी एंड हैंस इसको हम क्या बोलेंगे, डीपोलराइज स्टेट। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस टाइम पर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए, इसको हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल, जो कि इनफैक्ट हम टर्म कर सकते हैं इसको नर्व इम्पल्स। एंड एट द साइट्स इमीडिएटली अहेड, अब जो साइट्स इसके आगे प्रेजेंट हैं, जैसे कि साइट 20 के आगे प्रेजेंट है एक्सॉन पर ही, अभी आपको मैं फिगर से भी समझाऊंगा, तो वहां पर आउटर मेम्ब्रेन हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस एंड नेगेटिवली चार्ज ऑन इट्स इनर सरफेस। तो इस तरह से क्या होगा, पीछे तो बाहर की साइड जो प्रेजेंट है वो है नेगेटिव चार्ज और आगे है पॉजिटिव चार्ज। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड। तो ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लोज फ्रॉम साइड बी टू साइड ए, क्योंकि बाहर पॉजिटिव है आगे की साइड और पीछे नेगेटिव हो चुका है, तो करंट बाहर फ्लो करेगा बी से ए पर टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो, और अंदर की साइड करेगा ए से बी की तरफ, क्योंकि अंदर ए पॉजिटिव हो गया और आगे वाले पे नेगेटिव है। तो अब क्या हुआ, पोलैरिटी साइड पर रिवर्स हो गई यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया बी साइड पर भी। इस तरह से जो इम्पल्स है, जो एक्शन पोटेंशियल है, वो जनरेट जो साइड ए पर हमने किया था वो साइड बी पर भी अराइव कर जाएगा। और दिस सीक्वेंस इज रिपीटेड along the length of axon and consequently the impulse is कंडक्टेड। इस तरह से इम्पल्स कंडक्ट हो जाएगी। और जो राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस परमेबिलिटी है टू Na पॉजिटिव इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, 1 मिली सेकेंड के अप्रॉक्स होता है, ये बहुत ही कम ड्यूरेशन का होता है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है ये जो स्टिमुलस होता है। इट इज़ क्विकली फॉलोड बाय राइज इन परमेबिलिटी टू के पॉजिटिव, ये तुरंत ही के पॉजिटिव की परमेबिलिटी होने की वजह से इम्पल्स कंडक्ट करना बंद भी कर जाती है फटाफट से। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के पॉजिटिव डिफ्यूजेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रीस्टोर्स द रेस्टिंग पोटेंशियल, क्योंकि Na पॉजिटिव के अंदर आने की वजह से, अंदर पॉजिटिव चार्ज जो हुआ है, तो के पॉजिटिव क्या करेगा, तुरंत बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से चार्ज वापस से बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव हो जाए to restore the resting potential of the membrane at the site of excitation and the fiber becomes once more responsive to further stimulation। अब आपको इसी को डायग्राम के जरिए भी दिखाता हूँ। देखिए ए साइट पर हमने स्टिमुलस जब दिया तो Na पॉजिटिव साइड का इन्फ्लक्स हुआ अंदर की साइड एक्सोप्लाज्म के अंदर, तो क्या होगा, यहाँ पर रिवर्सल हो जाएगा पोलैरिटी का। बाहर देखिए पहले नेगेटिव था और अब क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है ए साइड पर और अंदर की तरफ नेगेटिव हो गया है। तो अंदर की तरफ सॉरी बाहर नेगेटिव हो गया और अंदर पॉजिटिव हो गया है, जो कि पहले बाहर नेगेटिव था और अंदर पॉजिटिव था। आई थिंक आई मिसअंडरस्टूड सम पार्ट, तो मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। Na पॉजिटिव जो है, Na पॉजिटिव की वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि अंदर नेगेटिव चार्ज वैसे भी प्रेजेंट है तो बाहर पॉजिटिव था। लेकिन जब Na पॉजिटिव अंदर जाएगा तो बाहर से पॉजिटिव हटकर बाहर नेगेटिव हो जाएगा और अंदर चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि आप फिगर में यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, आगे जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है बी साइड पर, वहाँ पर बाहर की साइड पॉजिटिव है और अंदर की साइड नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड करंट हमेशा फ्लो करता है, आप जानते हैं। तो बाहर की साइड तो बी से ए करंट फ्लो करेगा और अंदर की साइड ए से बी की तरफ करंट फ्लो करेगा, जो कि इस पोटेंशियल को आगे ट्रांसमिट करने में हेल्प करेगा। इस तरह से 1 बाय 1 ये आगे ट्रांसमिट करती जाएगी जहाँ तक भी हमको इस सिग्नल को भेजना होगा। अब ये एक्सॉन के थ्रू कैसे पास होगी ये तो हमने देख लिया। अब ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे कैसे जाएगा स्टिमुलस, अब जानने की बात है ये ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। सो नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शन कॉल्ड साइनैप्स, जो कि एक्सॉन के टर्मिनल पर प्रेजेंट होता है। A synapse is formed by the membranes of a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft सॉरी। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो होगा, इनकी जो मेम्ब्रेन्स होंगी और बीच में अगर गैप प्रेजेंट हो साइनेप्टिक क्लेफ्ट, तो ये तीनों मिलकर बनाते हैं जंक्शन, जिससे कि साइनेप्स जिससे कि आगे इम्पल्स पास हो सके। तो दो तरह के साइनेप्स होंगे मेनली, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होंगे इसमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट नहीं होगा और इसमें जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा वो ऐसे ही होगा जैसे एक्सॉन के टर्मिनल पर हो रहा है, क्योंकि कोई गैप ही प्रेजेंट नहीं है, तो बीच में न्यूरोट्रांसमीटर का कोई रोल ही नहीं है। तो
जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, एट इलेक्ट्रिकल साइनेप्स मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट न्यूरॉन्स आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, सो इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अदर। जो कि करंट फ्लो कर रहा था पीछे से ही, वो इजीली करंट फ्लो कर जाएगा एक से दूसरे न्यूरॉन में। सो जो ट्रांसमिशन है इम्पल्स का अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल, जैसे कि एक्सॉन में होता है वैसे ही होगा। सो इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन दैट एट अ केमिकल साइनेप्स। और ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं ये हमारे सिस्टम में रेयर होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स कर रहे हैं और हमारा अभी स्ट्रक्चर इतना फास्ट वर्क करने वाला मॉडल नहीं है। सो केमिकल साइनेप्स की बात करें, जो कि हमारी बॉडी में मेनली पाया जाता है, द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पर प्रेजेंट होगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पर केमिकल्स के थ्रू ट्रांसमिट करना है हमने इस गैप में। तो केमिकल्स जो होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स जनरली इन्वॉल्व होते हैं इस ट्रांसमिशन में इम्पल्सिस के एट दिस साइनेप्सिस। तो जो एक्सॉन टर्मिनल होते हैं, जो कि साइनेप्टिक नोब्स प्रेजेंट होती हैं, दे कंटेन वेसिकल्स फिल्ड विद न्यूरो ट्रांसमीटर्स। और ये जो वेसिकल्स होती हैं ये वहाँ पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में छोड़ दी जाती हैं और फिर आगे ये नेक्स्ट जो न्यूरॉन होता है उसमें इम्पल्स को पास करती हैं। सो व्हेन एन इम्पल्स अराइव्स एट द एक्सॉन टर्मिनल, इट स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स टुवर्ड द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायग्राम इसका, ये एक्सॉन का टर्मिनल आया और इसके बाद ये साइनेप्टिक वेसिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड देन नेक्स्ट न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो दिख रही है उसको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। और यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये इन रिसेप्टर्स के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन में फिर पास हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको फिगर में बताया, यहाँ पर भी वही लिखा है कि जो रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे दे बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड द बाइंडिंग ओपन्स द आयन चैनल्स अलाउंग द एंट्री ऑफ आयंस व्हिच कैन जनरेट न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इस तरह से जब बाइंड हो जाएंगे वो, तो न्यू आयन चैनल्स अलाउ कर देंगे एंट्री ऑफ आयंस जो कि पीछे से चले आ रहे हैं, विच कैन जनरेट न्यू पोटेंशियल, जो कि फिर न्यू पोटेंशियल जनरेट होगा वो फिर आगे ट्रांसमिट हो जाएगा, चाहे वो फिर एक्साइटेटरी हो या इनिबिटरी हो। तो अब बात करेंगे हम सेंट्रल न्यूरल सिस्टम की, जो कि हमारा ब्रेन कंप्राइज करता है, जहाँ से क्वेश्चन बेसिकली आ भी रहा है आजकल, आई या ईयर से आ रहा है या फिर हमारे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से आ रहा है। तो अब तक का जो मैंने बताया वो बेसिकली आपको क्लियर हो गया, उसमें कुछ नहीं बताया गया, उसमें बेसिकली सिंपल टर्म्स डिस्क्राइब करी गई, पहले न्यूरॉन में जो स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ बताया गई डिटेल, उसके बाद जो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स है ये थोड़ी समझने वाली बात थी यहाँ पर, और बाकी फिर आगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स जो आपने देखा ये भी काफ़ी आसान चीज़ थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब तक समझ आ रहा होगा। अब इसका चैप्टर का मेन पार्ट है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और आगे आईयर, जहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन्स होती हैं काफ़ी, तो इसको ध्यान से बिना स्किप करे देख लीजिएगा अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो तो जो ब्रेन होता है ये होता है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आर बॉडी, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि यही हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, एंड एक्ट्स एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। यही कमांड करता है और यही कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को। इट कंट्रोल्स दी वॉलेंटरी मूवमेंट्स, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनीज, इन सबको यही रेगुलेट करेगा। थर्मो रेगुलेशन, हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करना, हंगर, थर्स्ट, जो हमारी सर्कैडियन रिदम है, 24 आवर रिदम्स ऑफ आर बॉडी, जो कि हमारी डेली क्लॉक है, हमारी लाइफ साइकिल है, एक्टिविटीज़ ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो एंड ह्यूमन बिहेवियर, ये सारी चीज़ें हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम ही कंट्रोल करता है। And it is also the site for processing of vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotions and thoughts। हर चीज़ काम सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के थ्रू ही हो रहा है। तो जो ह्यूमन ब्रेन है, अब उसके बारे में देखते हैं, इतना खास इसमें है तो कुछ इसको पढ़ने में मज़ा भी आना चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या खास है। ह्यूमन ब्रेन जो है इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, जो कि मैंने आपको लोकोमोशन चैप्टर में पिछले में बताया था कि क्रेनियल जो प्रेजेंट होती है कैविटी, उसमें कवर करके रखती है ब्रेन को। वहाँ पर सारी बोन्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी बोन्स ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रख रही हैं, उनको बोलते हैं क्रेनियल बोन्स, और फेशियल बोन्स जो फेस को प्रोटेक्ट कर रही थी। तो 8 बोन्स थी ऐसी मैंने आपको बताई थी जो क्रेनियल बोन्स थी। उसके बाद हम यहाँ बात करें इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस। अब बाहर से तो बोन से कवर हो गई वो, लेकिन उसके अंदर भी क्रेनियल मेनिंजेस से उसको कवर किया। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया कितना सारा काम कर रहा है ब्रेन, तो इसको प्रोटेक्शन तो चाहिए भाई। देखो, क्योंकि थोड़ी सी चोट लग गई मान लो बाई चांस, तो ख़राब हो जाएगा सारा सिस्टम, इसलिए इसको कवरिंग दी गई है। हालांकि ज़्यादा चोट लगने पर तो फिर दिक्कत है ही, लेकिन छोटी मोटी चोट ये बर्दाश्त कर जाए, इसलिए इसको काफ़ी अच्छी कवरिंग प्रोवाइड की गई है, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है आपकी। आप अपने कंप्यूटर का सीपीयू कितने संभाल कर रखते हैं, क्योंकि उसको डैमेज हो गया तो आपका कंप्यूटर ख़त्म समझिए। इसलिए ऐसे ही हमारा ब्रेन है। तो इट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर कॉल्ड ड्यूरामेटर।
अ वेरी थिन मिडल लेयर कॉल्ड एरेक्नॉइड एंड एन इनर लेयर जो कि कॉन्टैक्ट में होगी ब्रेन टिश्यू के विच इज़ कॉल्ड पायामेटर। तो उसके अंदर भी देखिए 3 लेयर से प्रोटेक्ट है स्कल के अंदर भी जो हमारा ब्रेन है। उसके बाद अंदर अब ब्रेन की बात करें तो जो ब्रेन है हमारा उसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो अब इसके बारे में देखते हैं और नीचे ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए सेरिब्रल हेमिस्फीयर और ये कॉर्पस कैलोसम, इन सब के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट मिड ब्रेन में प्रेजेंट होगी और यहाँ पर मिड ब्रेन आप देख पा रहे हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये पूरा फोर ब्रेन है सेरिब्रम से लेके हाइपोथैलेमस तक। ये छोटा सा मिड ब्रेन प्रेजेंट है एंड देन हिंड ब्रेन जहाँ पर हमारे मेड्यूला पोन्स जो ये सारे रेगुलेटरी सिस्टम है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के और सारे रेस्पिरेटरी वगैरह के, तो ये सारे मेड्यूला में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है और फिर आगे हिंड ब्रेन से फिर आगे मेड्यूला से निकल कर जाती है स्पाइनल कॉर्ड। तो अब पढ़ते हैं बेसिकली ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। अब तो ये जो फोर ब्रेन होता है तो फोर ब्रेन कंसिस्ट करता है 3 चीज़ें, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम की बात करें जो कि फोर ब्रेन का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो सेरिब्रम की पहले बात करें, इट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडिनली इनटू 2 हाफ्स। सेरिब्रम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है एक डीप क्लेफ्ट जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बन जाते हैं 2, तो लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो कि आप जानते हैं कि लेफ्ट एंड राइट का अलग अलग रोल होता है हमारी मेमोरी में, इंटेलिजेंस में, दोनों का अलग अलग रोल्स होते हैं जो कि हम यहाँ पर फिलहाल नहीं पढ़ने हैं। तो जो हेमिस्फीयर्स होते हैं दे आर कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम से आपस में वो कनेक्टेड रहते हैं। एंड द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जहाँ पर आपने पढ़ा था मल्टीपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं अभी पीछे, एंड इज देन थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। एंड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर टू एज द ग्रे मैटर। क्यों बोलते हैं इसे? इसकी ग्रेइश अपीयरेंस। ये ग्रेइश अपीयरेंस आती क्यों है? क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन की सेल बॉडीज कंसंट्रेटेड रहती हैं जिसकी वजह से इसका ग्रे कलर होता है। और बाकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है इट कंटेन्स मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज एंड द लार्ज रीजन्स दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। एंड ये जो रीजन्स होंगे इनको एसोसिएशन एरियाज बोलते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, जो हमारी मेमोरी होती है और कम्युनिकेशन में, तो ये एसोसिएशन एरियाज होते हैं जो इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद फिर फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट्स आर कवर्ड विद माइलिन शीथ। मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में माइलिन शीथ से कवर्ड होते हैं एक्सॉन। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। तो जो फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे वो कवर होंगे माइलिन शीथ से, विच कंस्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो जो इनर पार्ट होगा वो इसलिए वाइट कलर का अपीयर होता है क्योंकि यहाँ पर वाइटिश अपीयरेंस होती है इसकी वजह से, माइलिन शीथ की वजह से, इसलिए इसको बोलते हैं वाइट मैटर। एंड जो सेरिब्रम होता है इट रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस के बारे में भी अभी आपको बताते हैं। तो थैलेमस के अराउंड ये सेरिब्रम रैप हुआ रहता है। थैलेमस एक छोटा सा स्ट्रक्चर है विच इज़ अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। रोल इसका भी काफ़ी खतरनाक है फोर ब्रेन में। ये काफ़ी अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग को। और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन का एक और हाइपोथैलेमस जो कि लाया करता है एट द बेस ऑफ द थैलेमस, ये उससे भी छोटा जो थैलेमस के बेस पर लाया करता है। इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स जो कंट्रोल करेंगे बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग एटसेट्रा, ये सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। आगे अभी एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में भी आप हाइपोथैलेमस का रोल पढ़ेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का। इट ऑल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो कि हार्मोन सिक्रेट करते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जो कि मैंने आपको बताया, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड द इनर पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स लाइक एमिगडेला, हिपोकैम्पस एटसेट्रा, दे फॉर्म अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसको कि हम बोलते हैं लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम। सो हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर ही इट इज़ इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, मोटिवेशन। तो इस सब में ये इन्वॉल्व होते हैं लिम्बिक सिस्टम। तो ये बातें आप सब लोग पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी थोड़ी सी थियोरेटिकल बातें हैं, हमारे को यहाँ इनका इतना हम इजीली इनको समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उसके लिए पूरे डिटेल में इनके जाने की ज़रूरत है। लेकिन हमको डिटेल में नहीं जाना है, हमको सिर्फ बेसिक इन बातों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से आपसे क्या पूछा जा सकता है मैं आपको बता दूँ। लिम्बिक सिस्टम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लिम्बिक सिस्टम किस किस चीज़ से बना होता है, इसका फंक्शन क्या है, तो आप बता दीजिएगा। यहाँ पर आप ऑप्शंस
मिल जाएंगे आपको ईजिली, और एसोसिएशन एरिया से रिलेटेड या फिर सेरिब्रल हेमिस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉर्पस कैलोसम उसको डिवाइड करता है। बाकी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, पूछा जाएगा तो या फिर और हाइपोथैलेमस से पूछ सकते हैं कि ये क्या क्या कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस में आपको बता दूं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके बारे में आपको डिटेल में भी बताया जाएगा अगले चैप्टर में, तो आपका हाइपोथैलेमस तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करें मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन लोकेटेड होता है बिटवीन द थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड द पोन्स ऑफ हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, एंड अ कनाल कॉल्ड द सेरिब्रल एक्विडक्ट पासिस थ्रू द मिड ब्रेन। ये एक कैनाल है जो कि मिड ब्रेन से पास करेगी, जिसका कि डोर्सल पोर्शन जो होगा मिड ब्रेन का वो कंसिस्ट करेगा एक 4 राउंड स्वेलिंग्स या लोब्स के टाइप फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो जो मिड ब्रेन है ये इस तरह से प्रेजेंट होता है, जो इसका डोर्सल पोर्शन है अगर हम इसे वहाँ से देखें तो हमको ये 4 लोब्स दिखाई देंगे मिड ब्रेन में, और यहाँ से एक सेरिब्रल एक्वेडक्ट भी पास होती है। तो बेसिकली हम इसमें इसको ये याद ही करना है। उसके बाद हिंड ब्रेन की बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तो इसकी बात करें तो ये बेसिकली ये भी 3 चीज़ें कंप्राइज कर रहा है, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला, जिसको कि मेड्यूला ओब्लोंगेटा भी बोलते हैं। तो जो पॉन्स है इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। पॉन्स बेसिकली फाइबर ट्रैक्ट्स का कंसिस्ट करता है, और इसमें कुछ सेंटर्स भी प्रेजेंट होते हैं, हालांकि कीमोसेंसिटिव जो सेंटर होता है वो पॉन्स में ही प्रेजेंट होता है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करता है। और बाकी सेरिबेलम की बात करें तो इट हैज़ वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन्स। और सेरिबेलम का एक और फंक्शन भी होता है, ये बैलेंस ऑफ द बॉडी मेंटेन करने में हेल्प करता है। बाकी मेड्यूला जो कि आप 4 चैप्टर से पीछे पढ़ते ही आ रहे हैं, जो सारे रेगुलेटरी सेंटर हैं वो मेड्यूला में ही प्रेजेंट है, क्योंकि so the medulla of the brain is connected to the spinal cord, and the medulla contains center which control respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretions। ये सब कुछ कंट्रोल करता है medulla। and 3 major regions make up the brain stem: midbrain, pons and medulla oblongata। ये 3 मेजर रीजन है जो कि ब्रेन स्टेम फॉर्म करेंगे, इनको हम बोलते हैं मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला ओब्लोंगेटा। तो जो ब्रेन स्टेम है इट फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन स्टेम करती क्या है, ये कनेक्शन फॉर्म करेगी बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ब्रेन से ही आगे फिर स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होकर जा रही है, और ये पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलाकर। अब बात करें रिफ्लेक्स एक्शन की, तो इस चीज़ के बारे में आप 10th क्लास से ही काफ़ी अच्छे से अवगत हो चुके हैं। बाकी यहाँ पर भी कोई ऐसी डिटेल नहीं दी गई है, यहाँ पर भी बेसिक ही बताया गया है रिफ्लेक्स एक्शन का। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कोई स्टिमुलस आया, उसका जो रिस्पॉन्स का एंटायर प्रोसेस है दैट अकर्स इनवॉलेंटरीली। ये बात ध्यान रखिएगा, हमारे कोई वॉलेंटरीली काम नहीं हो रहा है, ये हमारे कॉन्शियस के बिना हो रहा है। दैट अकर्स इनवॉलेंटरी विदाउट कॉन्शियस एफर्ट और थॉट एंड रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किसी पार्ट का यूज भी कर रहा हो, उसी को हम बोलेंगे इस पूरे प्रोसेस को रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो रिफ्लेक्स पाथवे होता है इट कंप्राइज एटलीस्ट 1 एफरेंट न्यूरॉन जो कि रिसेप्टर होता है जनरली, एंड 1 इफरेंट न्यूरॉन जो कि इफेक्टर या एक्साइटर न्यूरॉन होता है, एप्रोप्रिएटली अरेंज्ड इन सीरीज। तो जो एफरेंट न्यूरॉन होता है ये क्या करेगा, इट रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स वाया अ डोर्सल नर्व रूट इनटू द सीएनएस। ये बात ध्यान रखिएगा, डोर्सल नर्व रूट से पास करेगा सिग्नल को इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जनरली स्पाइनल कॉर्ड में ही भेजे जाते हैं सारे सिग्नल्स, सीधा ब्रेन में नहीं भेजे जाते, क्योंकि इनवॉलेंटरी और काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है इसमें। तो स्पाइनल कॉर्ड लगभग हर बॉडी ऑर्गन से पास पड़ती है, तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड में भेज दिया जाता है। एंड देन इफरेंट न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू द इफेक्टर, एंड द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स फॉर्म अ रिफ्लेक्स आर्क। और ये रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म कर लेते हैं, जैसे कि आपको नीचे फिगर में जो कि नी जर्क रिफ्लेक्स की फिगर है वहाँ पर शो भी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके नी पर स्टिमुलस अगर दिया जाए हल्का सा, तो जो रिसेप्टर्स होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे, और रिसेप्टर से जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, इफेक्टर ऑर्गन से नहीं जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो एफरेंट फाइबर होते हैं वो रिसेप्टर से जाएंगे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम की तरफ या फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ये एफरेंट पाथवे डोर्सल रूट के थ्रू जाएगा। देखिए यहाँ पर ग्रे मैटर प्रेजेंट होगा सेंटर में। एक और खास बात आप ध्यान रखिएगा, आपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पढ़ा था कि जो आउटर साइड होती है वहाँ पर ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, और जो इनर साइड होती है वहाँ पर वाइट मैटर प्रेजेंट होता है, क्योंकि बाहर सेल बॉडीज कंसंट्रेटेड होते हैं इसलिए बाहर ग्रे मैटर, और अंदर माइलिनेटेड शीट होती है तो इसलिए वाइट मैटर। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड का लेवल है वहाँ पर बाहर की तरफ वाइट मैटर प्रेजेंट होगा और अंदर की तरफ ग्रे मैटर, वहाँ पर उल्टा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। हालांकि आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी में ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ये वाइट मैटर से ये जब
सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आगे जाएगा इफरेंट पाथवे के थ्रू, ये फिर मोटर एंड प्लेट या इफेक्टर ऑर्गन पे, बाद में इफेक्टर ऑर्गन पे ही जाकर स्टिमुलस रुकेगा, लेकिन आएगा रिसेप्टर के थ्रू एफरेंट न्यूरॉन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाएगा इफेक्टर ऑर्गन पर, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा बॉडी का, जो भी रिस्पॉन्स होगा, जैसे कोई हम पर हाथ चलाए, हम किसी से बचना चाहें तो एकदम से हम अपना हाथ मूव करते हैं, तो वो रिस्पॉन्स है उस स्टिमुलस का। अब बात करते हैं अपने थोड़े से ज़रा सेंस ऑर्गन्स की। तो जो सेंसरी रिसेप्शन है वो कैसे वर्क कर रहा है और फिर आगे उसकी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है ब्रेन के थ्रू। अभी आपको बताया कि ब्रेन से ही कंट्रोल कर रहे हैं सारे सेंस ऑर्गन्स, तो उनकी प्रोसेसिंग किस तरह से होती है, हमें बेसिकली आई और ईयर पढ़ना है। हालांकि नोज़ और टंग भी अभी ऐड कर दिया गया है, पहले वो सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिया होता था, लेकिन अब वो एनसीईआरटी में ही ऐड कर दिया गया है, जो कि 2019 में ऐड कर दिया गया था। तो देखते हैं इसको बेसिकली इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं दे डिटेक्ट all types of changes in environment and send appropriate signals to the central nervous system where all the inputs are processed and analyzed। जहाँ पर कि सारे जो inputs होते हैं वो process होंगे और analyze हो जाएंगे, बेसिक सी बात है। and then signals are then sent to different parts or centers of the brain, जहाँ पर कि आप sense कर सकते हैं changes in the environment। तो सेंस ऑर्गन्स की यहाँ पर बात बताई गई है कि हम स्मेल करते हैं थिंग्स बाय नोज, टेस्ट बाय टंग, हियर बाय ईयर एंड सी ऑब्जेक्ट्स बाय आइज। और हमारा पांचवा सेंस ऑर्गन होती है हमारी स्किन, जो कि सेंसिंग में काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पर स्किन की बात नहीं बताई गई है। तो 5 सेंस ऑर्गन्स जो बेसिकली होते हैं हमारे ये होते हैं। तो नोज होती है, इट कंटेन्स म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ स्मेल एंड कॉल्ड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो यहाँ पर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जो रिसीव करेंगे सेंस ऑफ स्मेल, एंड दे आर मेड अप ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम एंड कंसिस्ट ऑफ 3 kinds of cells, and the neurons of olfactory epithelium extend from outside environment directly into a pair of broad bean sized organs called olfactory bulb, जहाँ पर फिर ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम में इसके जो एक्सटेंशन होंगे उसके थ्रू ये पूरा काम करता है। इसके ऊपर बेसिकली आपको क्वेश्चन आने का चांस कम है। बाकी आप बेसिकली इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से बने होते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब जो कि इसका एक्सटेंशन होता है ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम में, जहाँ पर सब कुछ एनालाइज किया जाता है। तो टंग की फिर बात करें तो नोज़ की तरह ये भी काम करती है, डिटेक्ट करेगी डिजॉल्व्ड केमिकल्स को। तो जो केमिकल सेंसेस होते हैं ऑफ गस्टेशन यानी कि टेस्ट एंड ऑल्फैक्टरी स्मेल, दे आर फंक्शनली सिमिलर एंड इंटर रिलेटेड। द टंग डिटेक्ट्स टेस्ट थ्रू टेस्ट बर्ड्स कंटेनिंग गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो जो टंग करेगी डिटेक्ट वो करेगी गस्टेटरी रिसेप्टर्स के थ्रू। विद ईच टेस्ट ऑफ फूड और सिप ऑफ ड्रिंक द ब्रेन इंटीग्रेट्स द डिफरेंशियल इनपुट फ्रॉम द टेस्ट बर्ड्स एंड अ कॉम्प्लेक्स फ्लेवर इज परसीव्ड। अब ये तो हुई सिंपल सी चीज़ें। अब बात करेंगे हम आई और ईयर की, जो कि हमारा मेन पोर्शन है। तो आर पेयर्ड आइज आर लोकेटेड इन द सॉकेट ऑफ स्कल कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट बोलते हैं जो सॉकेट प्रेजेंट होते हैं स्कल में जहाँ पर आइज प्रेजेंट होंगी उनको बोलेंगे ऑर्बिट। अब आइज के पार्ट्स की बात करें तो एडल्ट ह्यूमन जो आई बॉल होती है वो जनरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर में होती है, एंड द वॉल ऑफ आई बॉल इज कंपोज ऑफ 3 लेयर्स। यस, 3 लेयर से कंपोज होगी आई बॉल की वॉल। एक्सटर्नल लेयर इज कंपोज्ड ऑफ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म होती है स्क्लेरा, जिसका कि एंटीरियर पोर्शन यानी जो फ्रंट पोर्शन है इसका उसको बोलते हैं हम कॉर्निया। इसी लेयर का फ्रंट पोर्शन, ये पूरी स्फेरिकल सरफेस पर प्रेजेंट है ना आई की, तो आउटर सरफेस है, और ये तो जो इस लेयर का फ्रंट पार्ट है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। एंड जो मिडल लेयर फिर हम बात करें, मिडल लेयर होती है कोरोइड विच कंटेन्स मैनी ब्लड वेसल्स एंड लुक्स ब्लूइश इन कलर। ये थोड़ी सी ब्लूइश कलर की होती है। एंड जो कोरोइड लेयर होती है ये थिन होती है ओवर द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल। जो पीछे का हिस्सा होता है आई बॉल का वहाँ पर थिन होती है, लेकिन बट इट बिकम्स थिक इन द एंटीरियर पार्ट टू फॉर्म द सीलियरी बॉडी, जिससे कि आई लेंस लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो जो सीलियरी बॉडी होती है इट कंटिन्यूज फॉरवर्ड टू फॉर्म अ पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर कॉल्ड द आइरिस। ये जो सीलियरी बॉडी होगी ये आगे फॉरवर्ड प्रोड्यूस करेगी अपने आप को टू फॉर्म अ पिगमेंटेड एरिया। जो कि पिगमेंट दिखता है आई में, जो कलर दिखता है वो आइरिस की वजह से ही दिख पाता है, वो आइरिस ही होता है। एंड विच इज़ द विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। द आई बॉल कंटेन्स अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस विच इज़ हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट्स अटैच टू द सीलियरी बॉडी। से जो लिगामेंट्स अटैच होंगे उससे कनेक्टेड होता है, उससे लेंस कनेक्टेड रहता है और अपनी प्लेस पर अड़ा रहता है। इन फ्रंट ऑफ द लेंस द अपर्चर सराउंडेड बाय द आइरिस इज कॉल्ड द प्यूपिल। अब ये आइरिस प्यूपिल में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अभी आपको डायग्राम के थ्रू इसको और क्लियरली बता देता हूँ। तो जो डायमीटर ऑफ प्यूपिल होता है तो आप सब लोग जानते हैं, इट इज़ रेगुलेटेड बाय द मसल फाइबर्स ऑफ आइरिस। क्योंकि आइरिस जो बना है वो जनरली प्यूपिल जो है वो आइरिस की वजह से ही बना है। जो आइरिस के बीच में जगह प्रेजेंट है उस खाली जगह को बस प्यूपिल नाम दे दिया गया है।
तो जो इनर लेयर होती है इसकी वो होती है रेटिना, जो कंटेन करेगी 3 लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल्स फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड, गैंग्लियन सेल्स, बायपोलर सेल्स एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी कि इनसाइड से आउटसाइड ये क्या सीन है। तो फोटोरिसेप्टर सेल्स जो होंगे वो आइज़ के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब आइज़ के इनसाइड अगर देखें तो सबसे पहले फोटोरिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होगी, क्योंकि जब लाइट आकर पड़ेगी कॉर्निया इसके रेटिना के ऊपर तो पहले वो फोटोरिसेप्टर सेल्स के ऊपर पड़ेगी। अभी आप ये मैकेनिज्म में भी पढ़ेंगे। फिर फोटोरिसेप्टर सेल्स के थ्रू एनालाइज होकर लाइट बायपोलर सेल्स से होकर गैंग्लियन सेल्स में जाएगी, फिर गैंग्लियन सेल से लाइट फाइनली ब्रेन में जाएगी। लेकिन आपको याद इसे इनसाइड टू आउटसाइड ऐसे ही रखना है, गैंग्लियन सेल्स, बायपोलर सेल्स एंड देन लास्ट में फोटोरिसेप्टर सेल्स। एक तरह से कहें तो आपको उल्टा याद करना है थोड़ा, क्योंकि इनसाइड टू आउटसाइड बच्चे को देखने में ये लगता है कि इनसाइड तो पहले फोटोरिसेप्टर आना चाहिए था, लेकिन आएगा यहाँ पर गैंग्लियन सेल्स। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल्स, जो कि नेमली रॉड्स एंड कॉन्स, एंड दीज सेल्स कंटेन द लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स कॉल्ड दी फोटोपिगमेंट्स। फोटोपिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे इनमें। और जो डे लाइट विजन जिसको कि हम फोटोपिक विजन बोलते हैं, और जो कलर विजन होता है दे आर फंक्शंस ऑफ कोन्स, एंड द ट्विलाइट्स यानी कि स्कोटोपिक विजन इट इज़ द फंक्शन ऑफ रॉड्स। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। कॉन्स का क्या फंक्शन है? डे लाइट, जो हम बेसिकली देख रहे हैं दिन भर, वो डे लाइट विजन यानी कि फोटोज हम कब देख रहे हैं? दिन में देख रहे हैं सारी। तो फोटोपिक विजन यानी कि डे लाइट विजन, और जो कलर विजन है हमारा ये सब कॉन्स का ही काम है। बाकी जो ट्विलाइट विजन है ये रॉड्स का काम है, यानी कि स्कोटोपिक विजन। तो रोड्स कंटेन अ पर्पलिश रेड पिगमेंट, रेड प्रोटीन कॉल्ड द रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल, जो कि कंटेन करता है अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए इसलिए हमारी आंखों के लिए कहते हैं फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जो आई में प्रोटीन होता है रोडोप्सिन इट कंटेन्स अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी होने पर फिर इसलिए आइज में दिक्कत देखी जाती है। सो इन द ह्यूमन आई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स विच पोजेस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक फोटोपिगमेंट्स दैट रिस्पॉन्ड टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट्स। तो 3 टाइप के कोन्स प्रेजेंट हैं हमारी आइज में, जो कि इन 3 कलर्स के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के लिए। और जब इनका सेंसेशन होता है ऑफ डिफरेंट कलर दे आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कोन्स। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही अलग अलग कलर का जो सेंसेशन होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है, एंड देयर फोटो पिगमेंट्स। सो व्हेन दीज कोन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली, जब सारे कोन्स इक्वली स्टिमुलेटेड हो जाएंगे देन अ सेंसेशन ऑफ वाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड। तो ये था रोड्स एंड कॉन्स के बारे में थोड़ा बहुत। अब ऑप्टिक नर्व्स के बारे में देखते हैं कि ये कहाँ से लीव कर रही हैं और आइज में कैसे इनका फंक्शन है। ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं, जो जनरली हमारी आई से इन्फॉर्मेशन ब्रेन में लेकर जा रहे हैं, ये कहाँ पर किस पॉइंट पर आई को लीव करती हैं? दे लीव द आई एंड द रेटिनल ब्लड वेसल्स भी यहीं से एंटर करती हैं आई के अंदर एट अ पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल। तो जो पोस्टीरियर पोल है आई बोल का, पीछे वाला पोल, उससे थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होती है, स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ आई बोल। और वहाँ पर रॉड्स एंड कॉन्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी विजन में काम नहीं आता। फोटोरिसेप्टर सेल्स यहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है? ब्लाइंड स्पॉट। एंड एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट के ही थोड़ी सी पास में देयर इज अ येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट कॉल्ड द मैक्यूला लूटिया विद अ सेंट्रल पिट कॉल्ड द फोविया। यहाँ पर एक स्पॉट प्रेजेंट होता है, इस पिगमेंटेड स्पॉट को नाम दिया गया मैक्यूला लूटिया, एंड जहाँ पर एक सेंट्रल पिट प्रेजेंट होती है, जो गड्ढा प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं फोविया। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, स्पॉट का नाम फोविया नहीं है, स्पॉट का नाम मैक्यूला लूटिया है और सेंट्रल पिट को बोला गया है फोविया। जो फोविया है इट इज़ अ थिन्ड आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना, जहाँ पर सिर्फ कोन्स प्रेजेंट होंगे डेंसली पैक्ड, जिसकी वजह से यहाँ पर जो विजुअल एक्टिविटी है वो जो कि रिजोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि रिजोल्यूशन हमें कोन्स की वजह से ही देखने को मिलता है। अब बात करें कि कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं एक्वस चैम्बर, और यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो थोड़ा थिन सा वाटरी फ्लूइड होगा, जिसको बोलेंगे एक्वस ह्यूमर। उसके बाद बात करें जो स्पेस प्रेजेंट है लेंस और रेटिना के बीच में, इसको बोलेंगे विट्रस चैम्बर, और यहाँ पर एक जेल टाइप ट्रांसपेरेंट जेल फिल हुआ होगा, इसको बोलेंगे विट्रस ह्यूमर। अब आपको डायग्राम में दिखाता हूँ मैं, देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, पहले तो एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर ही देख लीजिए। ये कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस चैम्बर, और लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस चैम्बर। अब दूसरी बात आपको आइरिस और प्यूपिल की मैं बता रहा था, तो ये देखिए ये कोरोइड लेयर पीछे से आ रही है, वाइट वाली आप देख रहे होंगे, रेड वाली जो है वो रेटिना है, वाइट वाली कोरोइड और पिंक वाली स्क्लेरा। स्क्लेरा तो आगे जाकर देखिए कॉर्निया बना रही है, और जो कोरोइड है ये आगे जाकर थिन हो गई थोड़ी सी, और फिर आगे जाकर ये फाइनली सीलियरी बॉडी अराइज कर रही है, और इस सीलियरी बॉडी से आगे निकलेगा आइरिस, जो आप नीचे भी देख रहे हैं और ऊपर भी। तो जो दोनों आइरिस के बीच में स्पेस है इसको बोलेंगे प्यूपिल।
जब हम कभी अंधेरे से लाइट की तरफ जाते हैं तो हमको आंखें एकदम से छोटी करनी पड़ जाती हैं, हमारी आंखें एकदम से छोटी हो जाती हैं क्योंकि लाइट एकदम से तेज आती है, तो प्यूपिल अपने आप को छोटा कर लेता है आइरिस की हेल्प से। काम सारा आइरिस ही करेगा, प्यूपिल तो खाली उस स्पेस को बोला, तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, आइरिस उसे छोटा कर देगा ताकि लाइट एकदम से आई में एंटर होके डैमेज ना कर पाए, तो इसलिए प्यूपिल छोटा हो जाता है। और जब हम किसी रोशनी वाली जगह से अंधेरे वाली जगह पर जाएं तो हमको आइज़ बड़ी खोलनी पड़ती है, हमको दिख नहीं पाता है क्लियरली, बाकी थोड़ी देर में हमारी फिर क्लियरिटी बढ़ जाती है देखने की वहाँ पर भी। तो ये थे हमारे बेसिक पार्ट, सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए। और ये ब्लाइंड स्पॉट और फोविया आप देख रहे हैं, ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट है पोस्टीरियर पोल से ऊपर, और फिर उसके लेटरल फोविया प्रेजेंट है जो कि ब्लाइंड स्पॉट के भी थोड़ी सी ऊपर प्रेजेंट है। तो ये थे सारे पार्ट्स आई के। अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये विजन का मैकेनिज्म काम कैसे कर रहा है। तो जो लाइट रेज हैं जो विजिबल वेवलेंथ की होंगी, जो फोकस होंगी रेटिना पर थ्रू दी कॉर्निया एंड द लेंस, वो जनरेट करेंगी पोटेंशियल यानी कि इंपल्सेस इन द रोड्स एंड कॉन्स, जो कि फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं हमारे, तो उनमें इंपल्सेस जनरेट करेगी ये। एंड एज मेंशन्ड अर्लियर, जो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड्स हैं यानी कि फोटो पिगमेंट्स जो कि ह्यूमन आइज में प्रेजेंट होते हैं, वो कंपोज होते हैं ऑफ ऑप्सिन जो कि एक प्रोटीन है, और रेटिनल एंड एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए जो कि आपने अभी रोडोप्सिन में देखा था। तो रोडोप्सिन जो होता है वो जनरली रेटिनल ऑप्सिन से मिलकर बना होता है। तो लाइट क्या करेगी, इट इंड्यूस द डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन, ये इन दोनों को डिसोसिएट कर देगी, रिजल्टिंग इन द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन, जिसकी वजह से ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे जो कि मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज करेंगे। एंड एज अ रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड इन द फोटो रिसेप्टर सेल्स, जो कि फिर आगे प्रोड्यूस कर देगा सिग्नल इन द गैंग्लियन सेल थ्रू दी बायपोलर सेल। देखा आपने, फोटो रिसेप्टर सेल से फिर गया बायपोलर सेल्स में एंड देन गैंग्लियन सेल्स, यहाँ पर लिखा भी है गैंग्लियन सेल्स थ्रू दी बायपोलर सेल, तो बायपोलर सेल से होकर गैंग्लियन सेल्स में गया। तो इनसाइड से आउटसाइड का मतलब आप इनका बाहर से देख सकते हैं कि बाहर से अगर हम देखें तो इनसाइड से आउटसाइड ऐसे प्रेजेंट है, गैंग्लियन, बायपोलर एंड देन फोटो रिसेप्टर। लेकिन अगर हम आइज के अंदर देखें तो पहले फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, फिर बायपोलर एंड देन फिर गैंग्लियन सेल्स। तो जो ये एक्शन पोटेंशियल इंपल्सेस हैं, दीज आर ट्रांसमिट बाय द ऑप्टिक नर्व्स टू द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, जहाँ पर कि ये न्यूरल इंपल्स जो होंगी एनालाइज होंगी और जो इमेज फॉर्म होगी रेटिना पर उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा बेस्ड ऑन दी अर्लियर मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। तो ये था आई वाला पार्ट, मुझे उम्मीद है आपको आई वाला पार्ट इजीली क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब आगे बात करने वाले हम ईयर वाले पार्ट की, जो कि बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजिंग सा प्रतीत होता है। तो अब देखते हैं ईयर के बारे में। ईयर के बेसिकली आप स्ट्रक्चर से तो सब इजीली अवगत हो जाते हैं, लेकिन इसकी जो आगे फिर इनर ईयर में है वहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है। तो उसके लिए मैं आपको लिंक भी दूंगा और आपको इसमें इमेजेस के थ्रू भी समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा। तो जो ईयर्स हैं दे परफॉर्म 2 सेंसरी फंक्शंस, ये सिर्फ हियरिंग का काम नहीं करते हैं, कई लोगों को नहीं पता है, कई लोग सोचते हैं कान का काम क्या है, सिर्फ हियरिंग नहीं, दे हियर एंड देन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस, उसमें भी इनका काफ़ी अच्छा रोल है। जो कि इनर ईयर में वेस्टिबुलर अपरेटस प्रेजेंट होता है, उसमें इसका काफ़ी अच्छा रोल होता है बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में। तो एनाटॉमिकली जो ईयर होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्शंस, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर तो वो जो कि हम पिना बाहर देख रहे हैं, एंड द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स यानी कि जो ईयर कैनाल है, एंड जो पिना होता है ये कलेक्ट करेगा वाइब्रेशन इन द एयर जो कि साउंड को प्रोड्यूस करेगा। एंड देन एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो होता है ये साउंड वाइब्रेशंस को लीड करेगा इनवर्ड्स एंड एक्सटेंड्स अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी कि ईयर ड्रम तक लेकर जाएगा ये साउंड की वेव्स को जो आ रही हैं पिना के थ्रू। और वहाँ पर फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं ईयर ड्रम्स के पास इन द स्किन ऑफ द पिना एंड द मीटर्स। तो ये क्या करती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं कि कोई बैक्टीरिया या पार्टिकल बाहर से कुछ डस्ट वगैरह पार्टिकल अंदर एंटर ना हो पाए। तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज कवर्ड विद स्किन आउटसाइड एंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। जो आउटर ईयर है वहाँ पर तो इसमें स्किन प्रेजेंट होती है, लेकिन इनर साइड पर वहाँ क्या प्रेजेंट होती है, मिडल साइड पे जो मिडल ईयर है उसमें ईयर ड्रम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्योंकि बाहर से तो हम टच कर सकते हैं अपने ईयर को, तो वहाँ पर इसलिए स्किन ही प्रेजेंट होती है। हालांकि जो ईयर ड्रम होता है वो काफ़ी डेलिकेट होता है। तो मिडल ईयर जो होता है इट कंटेन्स 3 ऑसिकल्स कॉल्ड मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस, जिसके बारे में हम पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं। इन तीनों में मेलियस बड़ी होती है, देन इनकस छोटी एंड देन स्टेप्स सबसे छोटी, और स्टेप्स पूरी बॉडी में भी सबसे छोटी बोन होती है। तो ये सब जो बोन्स होती हैं ये आपस में अटैच हुई रहती हैं टू वन अनदर इन अ चेन लाइक फैशन।
जो मेलियस होगी वो अटैच होगी टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि ईयर ड्रम से जो प्रेजेंट थी, और जो स्टेप्स होगी ये फिर इनर ईयर की जो विंडो है, जो ओवल विंडो प्रेजेंट होती है कोक्लिया में, ये उससे कनेक्टेड रहेगी। तो मिडल ईयर इस तरह से आउटर ईयर और इनर ईयर दोनों से कनेक्टेड है। तो ईयर ऑसिकल्स ये जनरली करती क्या है, इनको लगाया किस लिए गया है, भगवान ने इनको ऐसी हमारा स्ट्रक्चर क्यों बनाया? दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स, ये इनकी एफिशिएंसी को बढ़ा देती है साउंड वेव्स की टू द इनर ईयर। और एक यूस्टेचियन ट्यूब भी प्रेजेंट होती है ईयर के अंदर विच जो कि मिडल ईयर को कनेक्ट करती है विद द फेरिंग्स। ये जनरली प्रेशर बैलेंस बनाने के लिए प्रेजेंट होती है। तो यूस्टेचियन ट्यूब जो होती है ये इक्वलाइज करती है प्रेशर ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम। अब जब इनर ईयर की बात आती है तब बच्चा कंफ्यूज होता है। तो पहले आउटर और मिडल को डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, फिर इनर पे आते हैं। तो ये आप पिना देख पा रहे हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, कोई खास चीज़ नहीं है। और यहाँ पर ये टेम्पोरल बोन आप देख पा रहे हैं, कल आपको मैंने बताया भी था कि पैराइटल के पीछे साथ में प्रेजेंट होती है टेम्पोरल बोन, और बीच में हमारे माथे पर फ्रंटल बोन प्रेजेंट होती है। और ये आगे फिर देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं जो कि ईयर ड्रम बोला गया है जिसको। और देन आगे ये मिडल ईयर आप देख पा रहे हैं, मेलियस, इनका स्टेप्स अटैच हुई हैं इन अ चेन लाइक फैशन, जो कि आगे फिर कोक्लिया के ओवल विंडो में ओपन हो रही है। और फिर आगे जो सारे उसके जो कोक्लिया होता है उसमें फ्लूइड फिल हुआ हुआ होता है, तो ये फ्लूइड में उन वेव्स को, साउंड वेव्स को जाके छोड़ देती है। और फिर आगे उसमें कैसे होता है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो इनर ईयर होता है ये बेसिकली फ्लूइड फिल हुआ हुआ होता है, इसमें कॉल्ड लेबिरिंथ, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं लेबिरिंथ। और इस पूरे लेबिरिंथ में फ्लूइड फिल हुआ होता है। तो फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर कॉल्ड लेबिरिंथ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अब इसमें 2 पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं, एक होता है बोनी लेबिरिंथ, एक होता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। आप एक स्ट्रक्चर माइंड में इमेजिन कीजिए कि एक पाइप है आपके पास और उस पाइप के अंदर एक और पतली वाली पाइप है। तो आप इसको इस तरह से देखिए, जो बाहर प्रेजेंट है वो बोनी लेबिरिंथ है और जो अंदर प्रेजेंट है वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है। अब जो बोनी लेबिरिंथ है इट इज़ अ सीरीज ऑफ चैनल्स, इनसाइड दिस चैनल लाइज द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, जो कि मैंने आपको बताया कि पाइप के अंदर एक पाइप आप इमेजिन कर सकते हैं, पाइप आप लोग जानते होंगे सब, विच इज़ सराउंडेड बाय अ फ्लूइड कॉल्ड पेरिलिम्फ। क्यों कहा कि जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है इट इज़ सराउंडेड बाय अ फ्लूइड कॉल्ड पेरिलिम्फ, क्योंकि जो बाहर वाली जो बोनी लेबिरिंथ है उसके अंदर पेरिलिम्फ प्रेजेंट है पूरी के अंदर। अब बीच में हमने एक और पतली पाइप डाल दी, तो जो पतली पाइप होगी वो तो सराउंड करेगी पेरिलिम्फ को ही, और बाकी जो मेम्ब्रेनल लेबिरिंथ होता है इसके अंदर फील्ड होता है एंडोलिम्फ। तो इस चीज़ को कई बच्चे भी इस चीज़ को ही नहीं समझ पाते, तो इसका मैं आपको देखिए यहाँ पर डायग्राम भी दिखाता हूँ, आप यहाँ पर कोक्लिया के अंदर ही समझ पाएंगे। तो जो कॉइल्ड पोर्शन होता है इस लेबिरिंथ का उसको कोक्लिया बोलते हैं। इनर ईयर सिर्फ कोक्लिया ही नहीं है, मेनली तो ये लेबिरिंथ प्रेजेंट है पूरा। आपको यहाँ पर देखिए मैं डायग्राम में भी दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको जूम आउट करता हूँ मैं थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पर ये स्टेपीज जब आई है तो स्टेपीज के बाद ये ओवल विंडो से पहले यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस खाली भी प्रेजेंट है, उसके बाद यहाँ पर राउंडेड पोर्शन है जो जिसको हमने कोक्लिया बोला, और कोक्लिया के अंदर ही फिर आगे सारी वो प्रेजेंट होती हैं जिससे कि आगे सिग्नल जाएंगे सारे। तो आपको मैं बता रहा था उसके बारे में बात करते हैं। तो ये इमेज और डायग्राम के थ्रू आप कोक्लिया को थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। एंड नाउ द मेम्ब्रेन्स कंस्टिट्यूटिंग द कोक्लिया, जो कि रीजनर्स मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन जो होंगी ये डिवाइड कर देंगी सराउंडिंग पेरिलिम्फ को फिल्ड बोनी लेबिरिंथ इनटू एन अपर स्केला वेस्टिबुलाई एंड अ लोअर स्केला टिम्पैनी। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो इनर वाली ट्यूब है यानी कि जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ था उसके कुछ ऊपर भी स्पेस प्रेजेंट थी और कुछ नीचे भी प्रेजेंट थी, क्योंकि बोनी लेबिरिंथ के अंदर प्रेजेंट है वो, तो ऊपर भी स्पेस है और नीचे भी। तो जो ये बोनी लेबिरिंथ है, ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, ये यहाँ पर मेम्ब्रेन्स की फॉर्म में इसको बताया गया है कोक्लिया में। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये ऊपर जो है वो रीजनर्स मेम्ब्रेन है और नीचे बेसिलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जो कि डिवाइड कर रही है पेरिलिम्फ को इनटू filled bony labyrinth into an upper scala vestibuli and a lower scala tympani। तो जो ऊपर वाला जो पेरिलिम्फ वाला पोर्शन है उसको हमने बोल दिया स्केला वेस्टिबुलाई, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसको बोल दिया स्केला टिम्पैनी, और जो स्पेस बीच में प्रेजेंट है इन दोनों मेम्ब्रेन्स के उसको हम बोल देंगे स्केला मीडिया, जिसमें जनरली प्रेजेंट क्या होगा एंडोलिम्फ। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में क्या प्रेजेंट था एंडोलिम्फ। तो जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं आपको मैंने बताया ना, आप इनको रेजनर्स मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन को, ये देखिए यहाँ पर फिगर में कितने अच्छे से दिखाया गया है, यहाँ पर तो आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ ही जाएंगे इजीली। ये रीजनर्स मेम्ब्रेन है और जो ऊपर वाला ये पोर्शन है ये पूरे को अगर आप देखें तो ये पूरा बोनी लेबिरिंथ प्रेजेंट है।
फिर बोनी लेबिरिंथ में एक ये रीजनर्स मेम्ब्रेन आई, एक ये बेसिलर मेम्ब्रेन आई, इसने बोनी लेबिरिंथ को डिवाइड कर दिया। तो जो अंदर बनाना ये जो स्केला मीडिया वाला पोर्शन है यही मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, बाकी ये बाहर पूरा बोनी लेबिरिंथ है क्योंकि वो बोन से बना हुआ है, लेकिन ये जो है ये मेम्ब्रेन से बना हुआ है, इसलिए ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है। अब बात आपके समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये स्केला वेस्टिबुलाई हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला स्केला टिम्पेनाई एंड बीच वाला स्केला मीडिया। और ये जो मेम्ब्रेन फिर यहाँ पर एक और प्रेजेंट है, अभी उसके बारे में आपको बताता हूँ, रुकिए। तो एट द बेस ऑफ द कोक्लिया द स्केला वेस्टिबुलाई एंड्स एट द ओवल विंडो। यहाँ पर आपको फिर से मैं एक इमेज दिखाता हूँ कैसे ये स्केला वेस्टिबुलाई जो होती है ये ओवल विंडो पे जाकर एंड करती है, वाइल द स्केला टिम्पैनी टर्मिनेट्स एट द राउंड विंडो विच ओपन्स टू द मिडल ईयर। तो जो राउंड विंडो है मिडल ईयर में जो ओपन हो रही है, स्केला टिम्पैनी तो वहाँ पर टर्मिनेट करेगा, और जो स्केला वेस्टिबुलाई है ये टर्मिनेट करेगा एट द ओवल विंडो। तो उसके बारे में अब देखते हैं ये जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है इसका क्या काम है। तो एक ऑर्गन ऑफ कॉर्टी प्रेजेंट होता है जो कि बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड होता है, जो कि जनरली हेयर सेल्स कंटेन करता है, जो कि ऑडिटरी रिसेप्टर्स का मेनली काम कर रहे हैं। अब जो वाइब्रेशंस बाहर से आई वो स्टेपीज मेलियस इनकस के थ्रू फ्लूइड में पास कर दी गई। अब जो फ्लूइड भी वाइब्रेट करने लगेगा उन साउंड वेव्स के थ्रू, तो जब फ्लूइड वाइब्रेट करेगा तो उसके थ्रू ये हेयर सेल्स भी वाइब्रेट करने लगेंगे, जो कि हेयर सेल्स प्रेजेंट हैं इन द रोज ऑन द इंटरनल साइड ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में प्रेजेंट हैं ये, तो ये भी वाइब्रेट करने लगेंगे। तो जो बेसल एंड होगा हेयर सेल का ये क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है विद द एफरेंट नर्व फाइबर्स, तो ये फिर आगे इस तरह से इम्पल्सिस को पास करते हैं। और इसके ऊपर मेम्ब्रेन एक प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जो कि वाइब्रेट करती है हेयर सेल्स के साथ और इसकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ा देती है ब्रेन तक पहुंचाने की, क्योंकि ये एफरेंट नर्व फाइबर से अटैच होते हैं हेयर सेल्स। और यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं स्टीरियोसीलिया, जो कि प्रोजेक्ट होते हैं फ्रॉम द एपाइकल पार्ट ऑफ ईच हेयर सेल्स, जो कि ये भी इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी को जनरली। एंड हेयर सेल्स के ऊपर ये एक इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जो कि ये भी इंक्रीज करती है एफिशिएंसी ऑफ साउंड पासिंग टू दी ब्रेन। तो जो इनर ईयर है इट ऑल्सो कंटेन्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉल्ड वेस्टिबुलर अपरेटस। अब बात करते हैं जो हमारा बॉडी के बैलेंस मेंटेन करने वाला मैकेनिज्म है उसके बारे में, विच इज़ लोकेटेड अबव द कोक्लिया। तो आपको पीछे डायग्राम में यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये कोक्लिया प्रेजेंट है हमारा, और ये कोक्लिया के ऊपर ये जो आप 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स देख रहे हैं ये वेस्टिबुलर अपरेटस ही है। ये आप देख पा रहे हैं स्टेपीज है ओवल विंडो में जो खुल रही है, और जब ये कोक्लिया में इधर एंटर कर रही है देखिए 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स प्रेजेंट है। इसको मैं आपको देखिए एक और डायग्राम भी दिखाता हूँ। यस, आप इस डायग्राम को देखिए और यहाँ पर आपको इजीली दिख रहा होगा कि वेस्टिबुलर अपरेटस में किसकी बात कर रहा था। और यहाँ पर ये 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स प्रेजेंट होंगे जो कि एक दूसरे से राइट एंगल पर प्लेस होंगे इन द डिफरेंट प्लेन्स, अलग अलग प्लेन्स में होंगे एट द राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो अब बात करें आगे, इसमें ओटोलिथ भी प्रेजेंट होता है जो कि मैक्यूला इसका सेंसरी पार्ट होता है, सेक्यूलर यूट्रिकल का। अभी इसके बारे में आपको बताता हूँ, ये कुछ पोजीशंस हैं उनके बारे में आपको इसके लिए भी एक इमेज दिखाता हूँ। ये यहाँ पर आप ये देखिए, ये इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैक्यूला क्या चीज़ है और सेक्यूलर यूट्रिकल, और ये मैक्यूला इनका सेंसरी पार्ट है। तो ये बेसिकली ये चीज़ें हैं। एंड द मेम्ब्रेनस कैनाल्स जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं दे आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ ऑफ बोनी कैनाल्स। यहाँ भी चल वही रहा है बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ ऊपर जा रहा था, उन्हीं ने ही सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी बनाए हुए हैं। तो जनरली जो इनर ईयर पूरा है वो बोनी और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ ही है। तो जो मेम्ब्रेनस कैनाल्स हैं वो भी यहाँ पर सस्पेंडेड पेरिलिम्फ से ही होंगे, वहाँ पर भी पेरिलिम्फ ही प्रेजेंट होगा मेम्ब्रेनस कैनाल के बाहर जो होगा। तो जो बेस ऑफ कैनाल्स है ये थोड़ा सा स्वोलन होता है एंड इट इज़ कॉल्ड एम्प्यूला, और जो इसमें प्रोजेक्टिंग रिज होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस। ये भी मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, ये देखिए ये एम्पुला होता है जनरली। इसके बारे में हमें ऐसी कुछ डिटेल्स नहीं दी गई, जनरली बस बैलेंस मेंटेन करने में काम करता है। बैलेंस का मैकेनिज्म हमको नहीं पढ़ना है, तो हमें बेसिकली इसके बारे में ये पढ़ना था कि इसमें हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं बाकी क्रिस्टला एम्पुलरिस में, और जो सेक्यूलर और यूट्रिकल होते हैं दे कंटेन अ प्रोजेक्टिंग रिज कॉल्ड मैक्यूला, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। एंड द क्रिस्टा एंड मैक्यूला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ द वेस्टिबुलर अपरेटस एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर। तो ये मेनली काम करते हैं बैलेंस बनाने में बॉडी के और पोस्चर को एक्यूरेट करने में। तो मेन जो पार्ट था वो तो यहाँ पर बोनी और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का ही था जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो वो आपको मैंने समझा भी दिया है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एनिमेशन का लिंक भी मिल जाएगा, मुझे काफ़ी अच्छी लगी पर्सनली, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक बार देख लेना, आपको काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर है कैसे। क्योंकि आपको मैं इमेजिन करवा सकता हूँ लेकिन मैं आपको यहाँ दिखा नहीं सकता,
तो आप इसलिए उस पर जाकर एक बार देख लीजिए अगर आप चाहें तो, अगर आप अपना कॉन्सेप्ट इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इसका मैकेनिज़्म अब जान लेते हैं फटाफट से। जो इसका मैकेनिज़्म है, एक्सटर्नल ईयर रिसीव साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट देम टू द ईयर ड्रम एंड देन ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, जो कि रिस्पॉन्स करेगा टू द साउंड वेव्स एंड दीज वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ईयर ओसिकल्स मेलियस इनकस टिप्स टू द ओवल विंडो। ये ओवल विंडो, राउंड विंडो आप ध्यान रखिएगा, जो इनर ईयर में प्रेजेंट होती है वो ओवल विंडो होती है। एंड द वाइब्रेशंस आर पास थ्रू द ओवल विंडो ऑन टू द फ्लूइड ऑफ कोक्लिया, फिर कोक्लिया के फ्लूइड में चली गई वाइब्रेशंस वेयर द जनरेट वेव्स इन द लिम्फ एंड द वेव इन द लिम्फ इंड्यूस, जो कि एंडोलिम्फ और पैरालिम्फ प्रेजेंट है उसकी बात हो रही है यहाँ पर लिम्फ की। एंड द वेव इन दीज लिम्फ्स इंड्यूस अ रिपल इन द बेसिलर मेम्ब्रेन, ये देखिए बेसिलर मेम्ब्रेन पर आपको बताया था, वहाँ पर ये रिपल्स इंड्यूस करेंगे जो कि मूवमेंट करेंगे बेसिलर मेम्ब्रेन का, जो कि बेंड करेंगे हेयर सेल्स को, प्रेसिंग देम अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बेसिलर मेम्ब्रेन हेयर सेल्स को प्रेस करेगी, जिसकी वजह से नर्व इंपल्सेस जनरेट हो जाएंगी इन द एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन्स, जो कि हेयर सेल्स से कनेक्टेड हैं। इस तरह से इंपल्सेस ट्रांसमिट हो जाएंगी बाय द एफरेंट फाइबर्स वाया ऑडिटरी नर्व्स टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन वेयर द इंपल्सेस आर एनालाइज्ड एंड द साउंड इज रिकॉग्नाइज्ड। बस ये पढ़ना था हमको ईयर में और कुछ नहीं करना था। काफ़ी सिंपल है, लेकिन एनसीईआरटी में इसके लिए डायग्राम्स थोड़े ज़्यादा अच्छे और दे दिए जाते तो इसको समझना थोड़ा और आसान हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, आपको अब समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर इजीली समझ आ गया होगा काफ़ी अच्छे से, क्योंकि ईयर वाला पोर्शन कई बच्चों का कंफ्यूज रहता है और मैंने पूरी अपनी जी जान से कोशिश करी है वो पोर्शन आपको क्लियर करने की, तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी। बाकी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एनिमेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाइए और उसको देखिए, और मुझे पूरी उम्मीद है ईयर का टॉपिक अब आप कंफ्यूज नहीं करेंगे और इजीली आप इसका क्वेश्चन बड़े इजीली निकाल देंगे। हालांकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नीट में नहीं आता है खतरनाक, बाकी फिर भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि फिजियोलॉजी चल कैसे रही है। तो एनसीईआरटी का ही करेंगे, उससे बाहर हमने नहीं करा है, तो ठीक है। तो बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर चाहें तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं क्वेश्चंस वगैरह डालता हूँ। बाकी आप क्वेश्चंस अप्लाई करते रहिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अप्लाई करेंगे उतना आपका हमेशा बेटर ही रहेगा, मैंने आपको पहले भी बोला है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आप रेगुलरली देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इजीली आपको मिल जाए। सो ओके, बाय बाय गाइस।